a biological problem. मलेरिया a biological problem. मलेरिया को क्यों एक बड़ी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम समझी जाती है? द रीज़न इज़ दिस कि दुनिया में और किसी डिजीज़ से इतने लोग नहीं मरे जितने मलेरिया की वजह से मरे हैं. मलेरिया हैज़ किल्ड मोर पीपल देन एनी अदर डिजीजेस इन द वर्ल्ड. ठीक है, तो हम आज इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका भी सीखेंगे. प्रीवियस लेक्चर में वो सारे के सारे स्टेप्स आपको याद होंगे कि स्टेप वाइज हमने ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करते हुए किस तरह फाइनल रिजल्ट निकाला था कि किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है. ठीक है, तो आज ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करते हैं. मलेरिया है क्या? मलेरिया को डिफाइन कैसे करते हैं? मलेरिया इज़ अ डिजीज़ ऑफ चिल्स एंड फीवर विद रिकरिंग अटैक्स. मलेरिया का जो पेशेंट है उसमें सिम्टम्स क्या नज़र आते हैं हमें कि ऐसे पेशेंट को हाई फीवर के साथ शिवरिंग फील होती है और साथ में ये जो है रिपीटेड अटैक्स होते हैं. ठीक है, मलेरिया के बारे में लोग फेमिलियर तो 2000 ईयर्स अगो ही थे. ठीक है, मोर देन 2000 ईयर्स अगो फिजिशियंस वर फेमिलियर विद द मलेरिया. मलेरिया का वर्ड जो है वो एक्चुअली इटालियन वर्ड से डिराइव किया गया है. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इटालियन वर्ड्स. माला मीन्स बैड एंड एरिया मीन्स एयर. मतलब मलेरिया को हम मलेरिया क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसको इटालियन वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका मतलब है बैड एयर. वाई वी आर यूजिंग द टर्म्स बैड एयर? द रीजन इज दिस कि उस टाइम पे समझा जाता था कि जो मलेरिया है उसका मार्शी एरियाज के साथ एक ख़ास किस्म का ताल्लुक है. ठीक है, एक्चुअली ऑब्जर्वेशन की गई थी कि वो लोग जो लोअर मार्शी एरियाज के करीब रहते हैं वो इस डिजीज़ से ज़्यादा सफ़र होते हैं देन अदर पीपल. ठीक है, व्हाट इज़ मार्श? मार्शी एरिया होता कौन सा है? किसी भी लो लाइंग एरिया में जहाँ पे बहुत अरसे के लिए कोई स्टेगनेंट वाटर जो है वो लो लाइंग एरिया में जमा होता रहता है, तो वहाँ पे ये जो है मार्शी एरिया डेवलप हो जाता है. ठीक है, मार्शी एरिया एक ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर हमें ग्रासेस वगैरह और इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह जो है वो डिकम्पोज करते हुए नज़र आते हैं. ठीक है, तो इस मार्श एरिया के साथ मलेरिया का एक ख़ास ताल्लुक था. तो ये रीज़न बताई गई कि उस वक्त के लोगों ने कि जो मार्शी एरिया के करीब लोग रहते हैं एक्चुअली ये मार्श एरिया एयर में कुछ ऐसे पॉइजन ऐड कर देता है कि जो लोग उस एयर में ब्रीथ करते हैं दे आर सफरिंग विद द मलेरिया. ठीक है, तो एसोसिएशन ऑफ मलेरिया विद द मार्श के मार्शी एरिया के साथ मलेरिया का एक ख़ास ताल्लुक है. क्यों ताल्लुक है? बिकॉज ये समझा जाता था कि मार्शी एरिया के नज़दीक रहने वाले लोग जब ऐसी पॉइजनड एयर में ब्रीथ करते हैं तो वो अपने ब्रीदिंग के साथ इनहेल कर लेते हैं किसी ऐसी चीज़ को जो उनको मलेरिया कॉज करता है. ठीक है, तो दिस इज़ द रीज़न कि हमने इसको उस वक्त के लोगों ने इसको ये नाम दे दिया दैट मलेरिया मीन्स बैड ईयर. ठीक है, अच्छा जी, फिर इस चीज़ को प्रूव करने के लिए क्या कुछ वॉलंटियर्स ने क्या किया दैट दे ड्रैंक द स्टेगनेंट वाटर फ्रॉम द मार्शीज. उन्होंने उस मार्शी एरिया से स्टेगनेंट वाटर को पिया. बट रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट क्या निकला दैट दे डिड नॉट डेवलप मलेरिया. मतलब पानी पीने से वो मलेरिया से सफ़र नहीं हुए. एनीवेज उस टाइम पे इस मलेरिया के लिए ट्रीटमेंट भी डिस्कवर किया गया. कैसे किया गया? 17th सेंचुरी में अमेरिका से यूरोप में कुछ प्लांट्स लाए गए जिनका नाम था सिनकोना बार्क. ठीक है, सिनकोना बार्क जो थी इट इज़ कंटेनिंग द क्विनीन इनसाइड दैट इज़ अफेक्टिव इन ट्रीटिंग द डिजीज़. अच्छा, उस वक्त के लोगों ने उस वक्त पे क्या हुआ? 17th सेंचुरी में अमेरिका से यूरोप में जो पहले प्लांट को लाया गया दैट वाज क्विना. ठीक है, इट वाज इफेक्टिव इन क्योरिंग द फीवर. यानी इस बाग को एज ए मेडिसिनल यूज़ करने से जो पेशेंट थे
उनमें वो रिकवर हो गए, ठीक है। बट उस टाइम पे कुछ ऐसे डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स थे, उन्होंने क्या किया कि क्विना की जगह एक दूसरा प्लांट जिसका नाम था सिंकोना बार्क, उसको इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। और इसका एक अच्छा रिजल्ट क्या निकला कि सिंकोना बार्क जो थी उसमें प्रेजेंट था क्विनीन, एक ड्रग। जब ये यूज की गई तो इट वाज वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग द डिजीज, यानी इससे मलेरिया पेशेंट बहुत जल्दी से रिकवर हुए। 1878 में लेब्रॉन एक आर्मी फिजिशियन था, दैट वाज अ फ्रेंच आर्मी फिजिशियन। उसने जब मलेरियल पेशेंट्स का ब्लड एग्जामिन किया अंडर द माइक्रोस्कोप, तो उसके अंदर टाइनी लिविंग क्रिएचर्स नजर आई, ठीक है। इन्हीं टाइनी क्रिएचर्स को बाद में नाम दिया गया प्लाज्मोडियम का, ठीक है। बट एट दैट टाइम बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे उन्होंने दे डोंट बिलीव ऑन हिज वर्क। देन आफ्टर 2 years कुछ दूसरे फिजिशियंस ने अगेन ब्लड को एग्जामिन किया, मलेरिया पेशेंट के ब्लड को। उन्हें भी ऐसे मलेरिया पेशेंट के ब्लड में टाइनी ऑर्गेनिजम्स नजर आए, टाइनी क्रिएचर्स नजर आई, ठीक है। और देन इट वाज थर्ड टाइम प्रूव्ड कि जितने भी मलेरियल पेशेंट्स हैं उन सबके ब्लड में उन्हें ये टाइनी क्रिएचर्स या टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, जिसको नाम दिया गया बाद में प्लाज्मोडियम का। यहां देखा जाए डायग्राम में, लुक एट दिस, दीज आर द ब्लड सेल्स ऑफ अ मलेरियल पेशेंट। जब किसी भी मलेरिया के पेशेंट का ब्लड को हम अंडर द माइक्रोस्कोप एग्जामिन करें तो उसके अंदर हमें ये नजर आते हैं, दीज आर द प्लाज्मोडियम, ठीक है। ओके, इन सारी ऑब्जर्वेशन से 4 मेजर ऑब्जर्वेशंस ड्राइव की गई। नंबर 1, रिलेशन ऑफ मलेरिया एंड मार्शी एरियाज, कि किसी ना किसी तरह से मलेरिया का मार्शी एरिया के साथ कोई रिलेशनशिप है, यानी वो लोग जो मार्श एरिया के करीब रहते हैं वो मलेरिया से ज़्यादा सफ़र करते हैं। नंबर 2, क्विनीन एन अफेक्टिव ड्रग, यानी क्विनीन एक ऐसा ड्रग है जिसे यूज़ करके मलेरिया का पेशेंट रिकवर कर सकता है। नंबर 3, ड्रिंकिंग मार्शी वाटर डज नॉट कॉज मलेरिया, ठीक है। कुछ ऐसे वॉलंटियर्स जिन्होंने स्टेगनेंट मार्शी वाटर को पिया बट पीने के बाद भी वो मलेरिया से सफ़र नहीं हुए। देन नंबर 4, प्लाज्मोडियम इन ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट, के किसी भी मलेरिया पेशेंट का जब ब्लड एग्जामिन किया गया अंडर द माइक्रोस्कोप तो उसके अंदर टाइनी लिविंग क्रिएचर्स नजर आई, जिसको नाम दिया प्लाज्मोडियम का, ठीक है। तो इन 4 मेजर ऑब्जर्वेशन के अंडर जो एक हाइपोथेसिस ड्राइव की गई, जो कि हमारा बायोलॉजिकल मेथड का नेक्स्ट स्टेप है, उसके अकॉर्डिंग जो एक जनरल स्टेटमेंट या हाइपोथेसिस बनाई गई, दैट वाज प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, के मलेरिया कॉज करने में प्लाज्मोडियम जो है वही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमने इस हाइपोथेसिस को कंफर्म करना है कि क्या ये हाइपोथेसिस ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। ओके, देन इसी हाइपोथेसिस को फर्दर नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलते हैं, दैट इज डिडक्शन, ठीक है। इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल पर्सन्स इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर। अगर याद हो आपको प्रीवियस लेक्चर में हमने बोला कि डिडक्शन जो है वो हमें बताती है रीजनिंग को, ठीक है। किसी भी हाइपोथेसिस को लेकर हमें उस हाइपोथेसिस के लिए एक रीजनिंग देनी होती है या कॉज बताना होता है। तो अगर हाइपोथेसिस ये है कि प्लाज्मोडियम ही कॉज करता है मलेरिया, वी आर यूजिंग हेयर द इफ एंड देन, ठीक है। तो हमें डिड्यूस किया गया इससे कि इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, अगर वाकई में प्लाज्मोडियम ही रिस्पॉन्सिबल है मलेरिया के लिए, देन ऑल द पर्सन्स इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो जितने भी मलेरिया के पेशेंट्स हैं उन सब के ब्लड में प्लाज्मोडियम का होना लाजमी है।
you know very well the next step of the biological method, that is experiment. एक्सपेरिमेंट करते वक्त हमें पता है कि हमने 2 ग्रुप्स को यूज करना है. वन इज द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, अनदर इज द कंट्रोल ग्रुप. ठीक है, तो इन 2 ग्रुप्स के अंडर हमने स्टडी करना है मलेरिया को. हमने क्या किया, 100 मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड को एग्जामिन किया गया अंडर द माइक्रोस्कोप. ठीक है, और कंट्रोल ग्रुप में हमने क्या करना है, 100 हेल्दी पर्सन्स के ब्लड को एग्जामिन करना है अंडर द माइक्रोस्कोप. ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट क्या परफॉर्म किया गया कि 100 हमने मलेरिया के पेशेंट्स लिए और 100 हमने हेल्दी पर्सन्स लिए, और उन दोनों ग्रुप्स के जो पर्सन्स थे उनके ब्लड को स्टडी किया गया अंडर द माइक्रोस्कोप. नाउ व्हाट वाज द रिजल्ट? ऑल मलेरिया पेशेंट्स हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड. जितने भी मलेरिया के पेशेंट्स थे उन सब के अंदर प्लाज्मोडियम नजर आया. 7 out of 100 of healthy persons had plasmodium in their blood because of incubation period. अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मालूम हुआ वो क्या था कि मलेरियल जितने भी पेशेंट थे उन सब के ब्लड में प्लाज्मोडियम का प्रेजेंट होना तो लाजमी था, बट जो 100 हेल्दी पर्सन्स का ग्रुप था उनमें से 7 ऐसे पर्सन्स थे जिनके ब्लड में प्लाज्मोडियम था बट दे वर हेल्दी. ठीक है, उन्हें मलेरिया नहीं हुआ था लेकिन उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम फिर भी प्रेजेंट था. तो ये पता चला कि उनके ब्लड में जो प्लाज्मोडियम है एक्चुअली इंक्यूबेशन पीरियड में है. मींस इंक्यूबेशन पीरियड कौन सा पीरियड होता है? दिस इज दैट पीरियड दैट इज बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट इन द होस्ट एंड अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम्स. ठीक है, यानी ये वो हेल्दी पर्सन्स थे जिनके ब्लड में प्लाज्मोडियम तो एंटर हो गया था बट वो अपने इंक्यूबेशन पीरियड में था, मतलब उसने अभी अपनी सिम्टम्स को अपेयर नहीं किया था. ठीक है, देन फाइनली रिजल्ट हमने इससे क्या डिराइव किया, दैट हाइपोथेसिस हमारी प्रूव हो गई एंड इट वाज प्रूव ट्रू दैट प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया. ठीक है, सो बायोलॉजिकल मेथड के प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जितने भी स्टेप्स किए, आई थिंक वो मलेरिया के एग्जाम्पल के थ्रू आपको मज़ीद क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारे पास मलेरिया थी. ठीक है, उसको हमने स्टेप बाय स्टेप बायोलॉजिकल मेथड यूज़ करते हुए फाइनली ये प्रूव कर दिया कि जो प्लाज्मोडियम है एक्चुअली वो ही मलेरिया कॉज करता है. अच्छा, अब ये हम लोगों ने कहा कि प्लाज्मोडियम जो है दैट इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ द मलेरियल पेशेंट. तो नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो हम डिस्कस कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द बायोलॉजिकल मेथड, दैट इज़ कि आखिर ये प्लाज्मोडियम मलेरिया पेशेंट के ब्लड में एंटर होता कैसे है. ठीक है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द सेकंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि किस तरह से प्लाज्मोडियम जो है वो ब्लड में एंटर होता है, और इंशाल्लाह उसको भी सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे थ्रू बायोलॉजिकल मेथड. थैंक यू स्टूडेंट्स.